सभी छात्रों को जय हिंद। सनराइज़ करियर एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है और आज सनराइज़ करियर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आज 11 अक्टूबर 2022 के करंट अफ़ेयर को एक प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले छात्रों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जहाँ-जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखिए आपके शेयर करने से दूसरों को फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इसको शेयर करें। सनराइज़ करियर अकेडमी के माध्यम से रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफ़ेयर प्राप्त, जो कि आपके आगामी आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। चलिए, तो 11 अक्टूबर 2022 यानी आज के करंट अफ़ेयर सुबह 5 बजे से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की थी? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की थी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की कोशिश किया था, ठीक है? घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। जब भी मध्य प्रदेश का नाम आता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे क्लीनेस्ट जो सिटी है वो कौन-सा है? सबसे साफ जो सिटी है, शहर है, वो कौन-सा है? इंदौर है। इंदौर कई बार एशिया का साफ शहर बन चुका है, इस बार भी बन चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अमरकंटक से नदियाँ निकलती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऑकलैंड ने हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? एस जयशंकर ने। ध्यान दीजिएगा, ऑकलैंड ने हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इसके पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर, एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश हमारे आप बोल सकते हैं कि एक चीफ सेक्रेटरी हैं, विदेशी मामले में चीफ सेक्रेटरी हमारे। हाल ही में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया? हाल ही में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया? तो ये है 09 यानी 9 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है ताकि विदेशी चीतों को हम संरक्षण दे पाएँ और उनकी जनसंख्या बढ़ पाए। किस भारतीय सेना ने हाल ही में नई सशस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है? किस भारतीय सेना ने हाल ही में नई सशस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है? वायुसेना। किसने? वायुसेना। ठीक है, अभी कमेंट में आप लोग बताएंगे कि हाल ही में वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए इसको जरूर। और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में वॉकरू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हाल ही में वॉकरू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो वो कौन है? अजय देवगन है। कौन है? अजय देवगन। अजय देवगन एक अभिनेता हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के ये महान अभिनेता हैं और काफ़ी अच्छा किरदार निभाते हैं। इनको हाल ही में वॉकरू ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मध्य प्रदेश नाम आया था, तो चलिए मध्य प्रदेश को मैप में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा कहाँ है। तो मध्य प्रदेश, ये जरा देखिए मैप में अगर देखेंगे तो ये रहा हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश, हमारे भारत का बीचों बीच जो राज्य है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश टोटल देखिए कि कहाँ कहाँ से अपनी बाउंड्री बनाता है। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और गुजरात से और अपना महाराष्ट्र से अपनी बाउंड्री बनाता है। तो टोटल 5 राज्यों से बाउंड्री बनाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर का राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? दूसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर में कौन है? राजस्थान, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और यहाँ से 2 नदियाँ, एक नर्मदा और एक ताप्ती, दोनों नदियाँ खंभाती खाड़ी में गिरती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नर्मदा और ताप्ती नदी, जिसको तापी नदी भी बोला जाता है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की 2 नदियाँ तापी और
नर्मदा दोनों अमरकंटक से निकल के और एक सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर के दिशा से और एक सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण दिशा से प्रवाहित होते हुए सीधे खंबाती खाड़ी में गिरते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? पन्ना, पन्ना जिले की खानों से। ठीक है, वो गाना है ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। तो हीरा कहाँ से मिलता है? पन्ना से। पन्ना की खदानों से भारत में सर्वाधिक हीरा निकाला जाता है। ठीक है, और सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया गया है। सन 2000 जनजातीय क्षेत्र निकाला गया है मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है। और काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि समुद्री घोड़े की आकृति का राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। आप इसमें देखिए समुद्री घोड़े का बन रहा है ना इसमें आकृति। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले को तीनों तरफ से घेर रखा है। मध्य प्रदेश ने ललितपुर जिले को तीनों तरफ से घेर रखा है। ललितपुर जिला किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। और कहाँ पे होता है? उज्जैन में। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला, सरकार ने हाल ही में आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? सरकार ने हाल ही में आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? 1500 करोड़ कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे? ये जो यस बैंक है ना, यस बैंक, हाल ही में यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो वो क्या है? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को अभी हाल ही में यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद क्या है? बिजली उत्पादन को डीकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? बिजली उत्पादन को डीकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? सबसे पहले एनटीपीसी का फुल फॉर्म समझिए। ये जो एनटीपीसी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर प्लांट पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसने समझौता किया है ताकि बिजली उत्पादन में हम डीकार्बनाइजेशन कर सकें, कार्बन का इस्तेमाल कम कर सकें। तो वह कौन सा है? जीई गैस पावर। जीई गैस पावर, क्या है वो? जीई गैस पावर। तो जीई गैस पावर कंपनी के साथ अभी हाल ही में एनटीपीसी ने समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता में। कहाँ पे हुआ? जकार्ता में। हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जकार्ता में। आपने सुना होगा एशियान। एशियान एक एशिया का ग्रुप है जिसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, यानी जो साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी पूर्व के जो नेशन है उनका एक ग्रुप है एशियान। भारत इसका मेंबर नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जकार्ता में। और जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। अब देखो यहाँ पे नाम आया है इंडोनेशिया, तो चलो मैप में देखते हैं इंडोनेशिया। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। और वर्ल्ड के मैप में आपने देखा होगा, वर्ल्ड के मैप में ये क्या है? एशिया महाद्वीप, ये क्या है? यूरोप महाद्वीप, और ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, और ये क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये छठवा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं जकार्ता की, तो जकार्ता आपने देखा होगा, ये जकार्ता, ये हमारा प्यारा भारत है। ये हमारा प्यारा भारत है। और भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत के दक्षिणी पूर्व में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक देश है इंडोनेशिया। ये द्वीप देश है और बहुत बड़ा देश है और एशिया का देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है क्या? जकार्ता। और इंडोनेशिया हमारे हिंद महासागर में आता है, बंगाल की खाड़ी से लगता है और इधर प्रशांत महासागर से भी लगता है। ठीक है, और इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा और दूसरा द्वीप है सुमात्रा। तो जो सुमात्रा द्वीप है वह भारत के अंडमान निकोबार के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? अंडमान निकोबार के नज़दीक है। और अंगकोर वाट का जो मंदिर है, अंगकोर वाट का जो मंदिर है, जो सब बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है, वो कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और आपको बता दें
पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम जनसंख्या है वो इंडोनेशिया में ही है। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है, द्वीप देश है। क्या देश है ये? द्वीप देश है, जिसका नाम है क्या, इंडोनेशिया। इसकी राजधानी है क्या, जकार्ता। और देखो ये ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है और भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर की ओर भी आता है और दक्षिण की ओर भी आता है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं और पापुआ गिनिया नाम की जनजाति यहाँ पे रहती है। क्या है? पापुआ गिनिया नाम की जनजाति यहाँ पे रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मलेशिया में। कहाँ किया गया है? मलेशिया में। मलेशिया भी एक एशियन कंट्री है जो कि इंडोनेशिया के उत्तर दिशा में है। हाल ही में सुल्तान जौहर कप का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में किया गया। ठीक है, हाल ही में वायु को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंट्री डस्ट अभियान शुरू किया है? हाल ही में वायु को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंट्री डस्ट अभियान शुरू किया है? दिल्ली ने। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने। ठीक है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से। और जो दिल्ली है, दिल्ली पश्चिम की ओर से हरियाणा और पूर्व की ओर से उत्तर प्रदेश से चारों तरफ से घिरी हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आधी घिरी हुई है हरियाणा से और आधी घिरी हुई है उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही गल्फ ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्मृति मंधाना को गल्फ ऑयल ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अगला 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो वो देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन सा देश है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब देखिए, इसमें आया है मलेशिया नाम आया है, दिल्ली नाम आया है और अमेरिका नाम आया है। तो चलो इसके बारे में ज़रा मैप में देख लेते हैं। तो ये देखो, ये है हमारा वर्ल्ड का मैप और वर्ल्ड के मैप में पश्चिम दिशा में आओगे तो ये जो मैप है ये है हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। देखिए ये जो पीले कलर का दिख रहा है ना, ये इधर ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और अच्छा, यहाँ भी देख रहे होंगे ये भी एक पीले रंग का है, तो ये है अलास्का। अलास्का एक्चुअली रूस का था और यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसको खरीदा था, मुद्रा में और डॉलर में खरीदा था। और आगे चल के रूस को यह पता लगा कि इन्होंने अलास्का को अमेरिका को देकर एक बहुत बड़ी गलती की। अलास्का में क्या है? अलास्का में अत्यधिक मात्रा में खनिज पदार्थ है, नेचुरल ऑयल है और नेचुरल गैस है, गैस के भंडार हैं। तो अमेरिका की तो चांदी चांदी हो गई। अब अमेरिका की बात करें तो देखो, ये अमेरिका है। अमेरिका के पश्चिम दिशा में ये यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? रॉकी पर्वत श्रृंखला है। और ये मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है। और इसका निर्माण जो ये अमेरिका है, अमेरिका पहले यूरोप और अफ्रीका से लगा हुआ था और महाद्वीप विस्थापन की वजह से ये उस दिशा से इस दिशा में आया और नतीजा इधर का मलबा इकट्ठा करता गया और मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला ये कहाँ की है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है और वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। और देखो, अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो ये अमेरिका है। अमेरिका एक तरफ अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर से अपनी बाउंड्री बनाता है और एक तरफ प्रशांत महासागर से अपनी बाउंड्री बनाता है। और यहीं पर है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, चलिए, जो बाइडेन वर्तमान के अभी प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, और सबसे पहले आज़ाद होने वाला देश भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और ये सबसे पहले वो देश है जिसका संविधान बना है, लिखित संविधान बना है। सबसे पहले अमेरिका का ही लिखित संविधान बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और किसका नाम आया था? मलेशिया का नाम आया था। तो चलिए इसी में देख लेते हैं। मलेशिया एशियन देश है। मलेशिया हमारा प्यारा भारत है। भारत के दक्षिण पश्चिम की और पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर देखिए, ये जो भगवा कलर का है ये क्या है? हमारा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के ऊपर थोड़ा सा जो है नारंगी कलर का, आप अगर देखेंगे, सॉरी नारंगी नहीं, पर्पल कलर का देखेंगे तो ये क्या है? मलेशिया। मलेशिया भी एक द्वीप देश है और जो कि छोटे छोटे द्वीपों में विभक्त है। और मलेशिया एक बहुत ही आधुनिक कंट्री है और काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं और बिजनेस से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा भारत है। भारत के दक्षिण पूर्व की ओर कौन सा देश है? मलेशिया। ठीक है, मलेशिया कौन सा देश है? मलेशिया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का भी देखो नाम आया था, दिल्ली को चलो आगे बढ़ेंगे। पूजा पटेल ने हाल ही में हुए राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में कौन सा पदक जीता? क्या बोल रहे हैं देखो, पूजा पटेल ने हाल ही में हुए राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में कौन सा पदक जीता? वो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो वो उत्तर है हमारा न्यूजीलैंड। किसके साथ हुआ है? न्यूजीलैंड। भारत का और न्यूजीलैंड का के बीच जो समझौता हुआ है, उस समझौते का नाम है व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, क्या कौन सा नाम आया है? न्यूजीलैंड का नाम आया है। तो चलो देखेंगे, न्यूजीलैंड को भी आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। किसे हाल ही में पुनः एएमएफआई का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? वो क्या है? ए बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसे हाल ही में एएमएफआई का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? वो क्या है? ए बाला सुब्रमण्यम। कमेंट में एएमएफआई का फुल फॉर्म बताएं। मेरे पिछले वीडियो में एएमएफआई के बारे में जानकारी है, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहु सांस्कृतिक केंद्र खोलने की कोशिश की? नीता अंबानी। नीता अंबानी हमारे देश के सबसे बड़े बिलियनियर आदमी मुकेश अंबानी की वाइफ है। और आपको बता दें, नीता अंबानी देश के कल्चर को बहुत प्यार करती हैं, देश के कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इनके खुद का फाउंडेशन है जहाँ पर डांस और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। चैरिटी बहुत करते हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत चैरिटी करते हैं। और बड़े खुश मिजाज की ये महिला हैं नीता अंबानी। और हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और महिलाओं को, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने का काम करती हैं नीता अंबानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा वर्ल्ड का मैप। और अभी हाल ही में हमने देखा एक न्यूजीलैंड का नाम सुना होगा हमने, न्यूजीलैंड का। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अगर दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक ठंडा प्रदेश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है? न्यूजीलैंड। और इसी के अगल बगल एक जीलैंडिया नामक 8वां महाद्वीप की खोज की गई है। हालांकि अभी उसे मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी 8वां महाद्वीप बताया जा रहा है जीलैंडिया को। किसको? जीलैंडिया को। ठीक है, और यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है ओशिनिया। ठीक है, तो देखो ये देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है बड़ी जबरदस्त क्रिकेट टीम है और सबको टक्कर देने वाली टीम है। ये रहा न्यूजीलैंड। और भूमध्य रेखा के काफ़ी दक्षिण की ओर है, एक ठंडा प्रदेश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व की ओर कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। ये रहा यहाँ पे मैप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किसकी है? झारखंड की। झारखंड एक जनजातीय प्रदेश है और आपको बता दें यहाँ की हालत बहुत खराब है। यहाँ पे आज भी बहुत पिछड़े लोग रहते हैं और शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा कम है। यही कारण है कि यहाँ पर बाल विवाह के मामले बहुत देखे जाते हैं। ठीक है, झारखंड को सन 2000 में बिहार से निकाला गया था और झारखंड में अत्यधिक यहाँ पर जो खनिज पदार्थ की खानें यहाँ पे पाई जाती हैं। कोयला उत्तम क्वालिटी का निकलता है, लोहा बहुत उत्तम क्वालिटी का निकलता है। बोकारो की जो खान है वहाँ से अच्छा खासा लोहा निकलता है। ठीक है, तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किसकी? झारखंड की है। किसकी है? झारखंड की है। किसे हाल ही में दिल्ली सरकार के ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? अश्विनी कुमार को। किसको? अश्विनी कुमार को हाल ही में दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में काम किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की दिखौ नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है? नागालैंड। नागालैंड के दिखौ नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। नागालैंड हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड अपना म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है और नागालैंड उधर ऊपर की ओर देखे तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? नागा जनजाति। और यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है वह हमारे महान हिमालय का ही हिस्सा है, यानी जो अभी नवीनतम पहाड़ बने हैं। तो ये यहाँ तक आज के हमारे करंट अफेयर समाप्त हुए। चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए और सुबह उठने की आदत डालिए। और जब भी सुबह आप उठते हैं अपना एक टारगेट जरूर सेट कीजिए, एक टारगेट, और पूरा दिन लगा दीजिए उस टारगेट को कंप्लीट करने में। इसी तरीके से आप सफलताएं मिलेगी और सफलताएं मिलती रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत।
सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से स्टार्ट हो रही है भारत के भूगोल की सीरीज़। आज से स्टार्ट हो रही है भारत के भूगोल की सीरीज़। तो सबसे पहले हम भारत के मैप को समझेंगे और मैप को समझने के बाद हम भारत को समझेंगे कि क्या आज वाकई में जहाँ पर आज भारत की स्थिति है, आज जहाँ पर भारत की स्थिति है, तो क्या पहले भी भारत की स्थिति वही थी कि अलग थी। आज जानेंगे कि कैसे, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कैसे हमारा भारत पहले गोंडवाना धरती का हिस्सा था और आगे चल के फिर वह लॉरेशिया का हिस्सा बन गया। तो सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और आज हमारा जो टॉपिक है भारत के भूगोल, हमारा भारत का भूगोल की सीरीज चालू हो रही है। भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल ये पार्ट हमारा कौन सा है, पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें हम भारत के भूगोल की जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत के भूगोल को जानने से पहले जो हमारा एक मैप है भारत का, भारत किस प्रकार से दिखता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है। और इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चौकोर आकार का, ये यहाँ से अगर देखेंगे तो चौकोर आकार का ये हमारा क्या है, भारत है, भारत का मैप है। और सबसे पहले जब भी भारत के मैप को जानना होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जरूर जाननी चाहिए। जैसे देखिए, ये हमारा भारत है, इसकी सबसे उत्तरी छोर, इसका सबसे पूर्वी छोर और इसका सबसे दक्षिणी छोर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि ये और अच्छा दिखे। देखिए, ये हमारा भारत है, इस प्रकार से हमारा कुछ भारत बना हुआ है। और हमारा जो भारत है, ये ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी में अगर देखें, पृथ्वी में देखें तो पृथ्वी हमारी गोल है और पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री में, पृथ्वी से बीचों बीच में 0 डिग्री में क्या गई हुई है, भूमध्य रेखा, जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और एक और रेखा है उत्तर से दक्षिण, यानी आप बोल सकते हो देशांतर रेखा। ये जो 0 डिग्री गई है पश्चिम से पूर्व, 0 डिग्री पश्चिम से पूर्व गई है, ये कौन सी रेखा है हमारी, ये हमारी अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसी तरीके से 0 डिग्री की एक देशांतर रेखा भी होती है जो उत्तर से लेके दक्षिण, या फिर आप बोल सकते हो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। और इस पृथ्वी में देखें तो हमारा भारत उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री देशांतर गया हुआ, अक्षांश गया हुआ है, 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, वो कर्क रेखा हमारे भारत को बीचों बीच से लगभग बराबर हिस्सों में काटकर आगे निकल जाती है। ठीक है, यानी हमारे भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे हुई, देखिए हमारा भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। हमारा जो भारत है, ये जो हमारा भारत स्थित है, यह हमारा भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर हम देखें, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, इस 0 डिग्री के अगर पूर्व जाएंगे तो ये पूर्व दिशा, इधर क्या है, पश्चिम दिशा। तो जरा हमारा भारत देखो कहाँ पे है, इस 0 डिग्री, जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वह, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, लेकिन हमारा भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। यहाँ पे है ना, देखिए 20 सेंटर से, देखिए 20 सेंटर से हमारा भारत किस दिशा में आ रहा है, ये उत्तर की दिशा हो गई, ये पूर्व की दिशा हो गई। उत्तर की दिशा और पूर्व की दिशा की संयुक्त दिशा कौन सी होती है, उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। अगर आपके एग्जाम में उत्तरी पूर्व नहीं आता है तो देखो जरा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है हमारा भारत, तो कौन से गोलार्ध में आएगा, उत्तरी गोलार्ध। ऐसे कौन से गोलार्ध में आएगा, उत्तरी गोलार्ध। लेकिन अगर आप संपूर्ण और गहराई से इसको पढ़ेंगे तो उत्तर गोलार्ध में तो आ रहा है, लेकिन जरा इसको ध्यान से देखो, भारत बीच सेंटर से कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व। यानी ये जो हमें एक मिल रहा है, क्वार्टर मिल रहा है इस सर्कल का, इस पृथ्वी का एक जो क्वार्टर मिल रहा है इसमें है, और ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। यानी सही मायने में अगर देखा जाए तो जो हमारा भारत है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, इस तरीके से है कुछ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और देखिए ध्यान से, ये यहां से
ऐसे गई है क्या, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से गई है कर्क रेखा, हमारे भारत के 8 राज्यों को, हमारे भारत के 8 राज्यों को काटती हुई जाती है। ठीक है, और ये जो कर्क रेखा है ये कौन कितने डिग्री अक्षांश पे है, 23.5 डिग्री, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ठीक है, और इन्हीं रेखा को तापांतर रेखा भी बोलते हैं। ताप अंतर रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी रेखा में तापमान का अंतर होता है। अब तापमान का अंतर कैसे बताएं, देखिए ये हमारा भारत है और हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, जैसा कि यहां बताया, और उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क अक्षांश है यानी कर्क रेखा है, यह हमारे भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और इसी कर्क रेखा में कम से कम 6 महीने तक सूर्य क्या होता है, लंबवत चमकता है। सूर्य क्या है, लंबवत चमकता है, 6 महीने तक लंबवत चमकता है और लगभग 6 महीने तक फिर तिरछा हो जाता है। नतीजा, तिरछी किरणें हमारे भारत में पड़ती हैं और तब हमारे भारत में कौन सा मौसम चल रहा होता है, ठंडी का मौसम चल रहा होता है। क्लियर है, तो अभी धीरे धीरे कौन सा मौसम आने वाला है, ठंडी का मौसम आने वाला है। इसका मतलब कर्क रेखा से धीरे धीरे सूर्य किधर जा रहा है, मकर रेखा की ओर, और मकर रेखा में लंबवत चमकेगा। तो ऐसी कौन सी रेखा होती है जहां पर ऑल द टाइम 12 महीने लंबवत चमकता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा में जो सूर्य है वह क्या है, लंबवत चमकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, भारत का भूगोल है। सबसे पहले भारत की स्थिति देखते हैं कि हमारा भारत कहां से कहां तक है। वैसे अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में हम इसको अच्छे से बताएंगे, लेकिन जरा इसको ध्यान से देखिए। ये हमारा पूरा भारत है और हमारे भारत में टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान की अगर हम अभी बात करें तो हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों को मिला के हमारा संपूर्ण अखंड भारत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अखंड भारत का निर्माण होता है। लेकिन जरा मैप में हम देखें कि जो हमारा भारत है उसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। हमारे भारत का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो जब आप देखेंगे ये जो रंगीन कलर के आपको दिख रहे हैं, ये टोटल हमारे क्या है, राज्य है, 28 के 28 राज्य हैं। और अगर आप एक दिशा निर्धारित करोगे तो ऊपर की ओर जाओगे तो उत्तर दिशा, इधर पूर्व, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम। ठीक है, तो इस भारत में भी हम ये दिशा को अपनाते हैं। हमारे भारत में अगर सबसे ज्यादा उत्तर की ओर जाओगे, कहां पे, भारत में अगर सबसे ज्यादा उत्तर की ओर जाओगे तो यहां पर आपको भारत का सबसे उत्तरी छोर मिलेगा और उसके बाद दूसरा देश चालू हो जाएगा। तो हमारे भारत का सबसे उत्तरी छोर क्या है, इंदिरा कौल। क्या है, इंदिरा कौल। ये कहां पे आता है, लद्दाख में आता है। कहां पे आता है, लद्दाख में। लेकिन पहले कहां आता था, जम्मू और कश्मीर। धारा 370 हटने के बाद अब ये किस में आता है, लद्दाख क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो देखो यहां इंदिरा पॉइंट, ये सब इंदिरा कौल, यहां से हमारा भारत शुरू होता है, यानी हमारे भारत का सबसे उत्तरी छोर। उसके बाद क्या है, कोई बाउंड्री है ही नहीं, दूसरा देश आ जाता है। तो इसके बाद आप अगर नीचे की ओर आएंगे तो हमारे भारत का नीचे की ओर जो विस्तार है वो सीधे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रुकता है और कन्याकुमारी से शुरू हो जाता है नीचे सागर, बहुत बड़ा सागर जिसका नाम है हिंद महासागर। तो देखो यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया, और ये जो यहां तक गया है इसी का नाम क्या है, कन्याकुमारी, जो कि कहां पे है, तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी जिसको केप कमोरिन भी बोलते हैं। क्या है, केप कमोरिन भी इसको बोलते हैं। और उस कन्याकुमारी के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा, क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा, हिंद महासागर। एक बहुत विशाल सागर जो कि एक देश के नाम पे पड़ा है, भारत के नाम पे पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, इंडियन ओशन, है ना। पूरे 7 महासागरों में एक ऐसा महासागर है जो पूरे एक देश के नाम पे पड़ा है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा इंदिरा कौल से लेकर ये कन्याकुमारी तक ये हमारे भारत का देशांतर विस्तार है, तो लगभग कितना किलोमीटर है ये, अगर इंदिरा कौल से यहां तक देखेंगे तो लगभग 3200 किलोमीटर। लगभग कितना, 3212 भी होता है, 3210 भी बोलते हैं। ठीक है जी, 3214 भी बोलते हैं, लेकिन हम एक अप्रॉक्स ले लेते हैं कि कितना, लगभग 3200 किलोमीटर। ठीक है, किसी किसी किताब में आपको 3212 भी देगा, किसी किसी किताब में 3214 देगा, लेकिन हम एक अप्रॉक्स ले लेते हैं कि इतना ही होगा। ठीक है, इंदिरा कौल से लेकर कहां तक,
ठीक है। तो ये हमारे भारत का कैसा विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसा विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की ओर। एक और विस्तार होता है किसी भी देश का पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार। तो देखो अगर सबसे पश्चिम में देखेंगे, सबसे पश्चिम में देखेंगे तो ये हमारा गांधीनगर के ये गुजरात में इधर क्या है हमारा, ये क्या है, गौर माता। गुजरात में क्या है, गौर माता है। इसी को अगर गौर माता नहीं आएगा तो क्या बोल देंगे, सर क्रीक। क्या बोल देंगे, सर क्रीक। क्यों, क्योंकि सर क्रीक रेखा है यहाँ पे जो हमारे गुजरात और पाकिस्तान का बॉर्डर निर्धारित करती है। अगर सर क्रीक भी नहीं आया तो क्या आ जाएगा, द्वारका। क्या आ जाएगा, द्वारका। तो गौर माता, सर क्रीक, द्वारका, ये एक ही बात है। ठीक है। इधर से अगर हम पूर्व की ओर देखेंगे तो पूर्व की ओर ऐसे जाएंगे और लगभग ये हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम क्या है, किबिथु। तो ये हमारा पश्चिम से पूर्व का विस्तार है। ये हमारा कैसा विस्तार है, पश्चिम से पूर्व का विस्तार है। और ये लगभग कितना किलोमीटर है, 2933। ये लगभग पूरा हमारा 2933 किलोमीटर का विस्तार है। तो आपने देखा, आपने इसको देखा कि हमारे भारत का ये जो क्या क्या बोलते हैं, गौर माता से लेकर अरुणाचल प्रदेश किबिथु तक जो विस्तार है वो कितना है, 2933। और ये पूर्व से पश्चिम के विस्तार को क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉरी, देशांतरी विस्तार। क्या बोलते हैं, देशांतरी विस्तार। ये पूर्व से लेकर जो पश्चिम तक विस्तार होगा वो देशांतरी विस्तार होगा। और जो हमारा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार होगा ये कौन सा विस्तार होगा, अक्षांशीय विस्तार। तो आप ही जरा बताइए, हमारा इंदिरा कॉल से लेकर लद्दाख से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक लगभग 3214 किलोमीटर है। और हमारा पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व तक लगभग 2933 किलोमीटर। तो हमारा कौन सा विस्तार सबसे ज्यादा है, हमारा पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्यादा है कि हमारा उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण ना, उत्तर से दक्षिण। और उत्तर से दक्षिण विस्तार को क्या बोलते हैं जरा बताइए, अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार, अक्षांशीय। तो भारत का कौन सा विस्तार ज्यादा है, अक्षांशीय विस्तार। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि भारत का कौन सा विस्तार सबसे ज्यादा है। तो अक्षांशीय विस्तार बताएंगे, देशांतर विस्तार नहीं बताएंगे। ठीक है, देशांतर विस्तार देखो हमारा कितना है, 2933। और हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, 3214 लगभग। ठीक है, चलिए। तो ये इस पूरे, देखो ये इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल के बाद ये क्या है हमारा, गौर माता। गौर माता से लेके ये हमारा क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के बाद ये हमारा क्या है, किबिथु। और किबिथु के बाद फिर वापस आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि हमारे भारत का जो आकार है वो एक चौकोर टाइप में है, एक चतुर्भुज है ना, एक क्या है, चतुर्भुज है। कैसी तबीयत अभी, ठीक है, ओके गुड। आपके चेहरे से पता लग रहा है कि तबीयत आपकी खराब थी। डेंगू होंगी तो नहीं हो गया, क्योंकि डेंगू आजकल बहुत हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो जरा हमारे भारत का अगर ये हम चारों पॉइंट मिला दें तो आपको नहीं लगता कि एक चतुर्भुज टाइप का आकार है। और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत का आकार देखो कैसा है, चतुर्भुज। क्या बताएंगे, चतुर्भुज। आए समझ में, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी चतुर्भुज के अंदर टोटल हमारे कितने राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश विराजमान है। ठीक है, ये जो विस्तार मैंने आपको बताया, ये विस्तार हमारा कौन सी भूमि का है, मुख्य भूमि का है। कौन सी भूमि का विस्तार है, ये मुख्य भूमि का विस्तार है। ठीक है, आए समझ में। देखिए गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और इधर क्या है, लद्दाख, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी मुख्य भूमि का विस्तार बोलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे कुछ द्वीप भी हैं, है ना, हमारे द्वीप भी हैं, जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। तो अगर उसको भी हम मिलाते हैं भारत में तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण भारत। क्या बोलते हैं, संपूर्ण भारत। तो चलिए देखिए, इसमें देखने की कोशिश करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा जूम करते हैं और जरा इधर देखिए, नजर मारिए कि ये हमारे भारत का यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को सीधाई में ले जाओगे यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये जो कन्याकुमारी है ये कितने डिग्री पे है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। लेकिन अगर आप इसी अक्षांश को सिधाई में लोगे तो यहाँ पर हमारे द्वीप समूह, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में हमारे द्वीप समूह हैं। लेकिन आप देख रहे हो
कि द्वीप समूह के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो इस 8 डिग्री 4 से और नीचे तक हैं। ये यहां तक देखिए, ये यहां पर, इसका मतलब भारत, संपूर्ण भारत की अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से भी ये क्या है, और ज्यादा नीचे है। कहां पर दिख रहा है हमको, अंडमान और निकोबार। और अंडमान और निकोबार में भी देखें तो जो निकोबार के द्वीप समूह हैं वो नीचे तक गए हैं लगभग 6 डिग्री कितना 4 मिनट तक। ठीक है, तो हमारा जो पूरा संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत हमारा कहां से शुरुआत होती है, ये 6 डिग्री 4, और यही हमारा सबसे भारत का सबसे संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में दो तरह से कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। एक, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि तो ये रही, तो इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर मुख्य भूमि नहीं बोलता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मुख्य भूमि नहीं बोलता है, सिर्फ इतना बोलता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत बोला है ना, उसमें कोई मुख्य भूमि नहीं जोड़ा है ना, तो क्या लगाओगे, इंदिरा पॉइंट। कौन से सागर में है ये हिंद महासागर में है। कहां पे, हिंद महासागर में। ये हमारा इंदिरा पॉइंट, जब सन 2004 में सुनामी आई थी, तगड़ी सुनामी आई थी, तो ये इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब चाहे डूबे चाहे कुछ भी हो, लेकिन है तो हमारे भारत का ही ना। हो सकता है कि आगे चल के कभी समुद्र का जल स्तर डाउन हो तो वो हमें फिर से देखने को मिल जाएगा, है ना। इसीलिए हम आज भी अपना सबसे दक्षिणतम बिंदु इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये भारत का आपको पता चला। अब जरा भारत को और गौर से देखने को, पहले भारत को बहुत अच्छे से देख लीजिए कि इसका कौन सा राज्य कहाँ पे है, फिर इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि ये भारत वास्तव में जैसा दिख रहा है और ये पहले कैसा था और आज ये कैसे है, और आज जिस स्थिति में है तो ये कहाँ से भाग के आ गया, है ना, ये तैर के आ गया। ठीक है, एक चीज और गौर करने वाली बात है, ये जैसे हमारा भारत है तो आप भारत देख रहे हैं, ये जो नीला नीला है ये क्या है, जलराशि है, ये क्या है, विशाल समुद्र है। तो आप इस पॉइंट से देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेके सीधे कन्याकुमारी से लेके यहां कलकत्ता तक जल ही जल दिख रहा है। इस पॉइंट से ऊपर देख रहे हैं आप, इस पॉइंट से ऊपर देख रहे हैं, इस पॉइंट से ऊपर जमीन है। यानी हमारा भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। देखो, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो जो भूभाग, जो उभरा हुआ भाग तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप मतलब पूरी तरीके से द्वीप नहीं है, तीन तरफ से जलराशि से घिरा हुआ, इसीलिए हम प्रायद्वीप भारत का नाम इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रायद्वीप भारत। अब जरा देखिए, गुजरात से लेके तमिलनाडु होते हुए इधर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल तक टोटल हमारे कितने राज्य तटीय रेखा बनाते हैं, 9 राज्य हमारे तटीय रेखा बनाते हैं। जरा देखिए, इधर क्या है, गुजरात है, इधर क्या है, महाराष्ट्र, इधर फिर गोवा, गिनते जाइएगा, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो सबसे आप बोल सकते हैं कि जो प्रायद्वीप भारत है, इन सागरों के साथ में कितने राज्य हमारी बाउंड्री बनाते हैं, टोटल 9 राज्य बाउंड्री बनाते हैं। अच्छा, जब तटीय रेखा बनाते हैं मतलब तट है, समुद्र है, तो सबसे लंबी तटीय रेखा कौन बनाता है और सबसे छोटी तटीय रेखा कौन बनाता है, वो क्या है, सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है क्या, गुजरात, और सबसे छोटी तटीय रेखा बनाता है गोवा। ठीक है, आया समझ में, ये एग्जाम में आता है। तो ये चीज आपने देखा, ये हमारा क्या है, प्रायद्वीप भारत। क्या आप बोल सकते हो कि कर्क रेखा के नीचे हमारा प्रायद्वीप भारत है, कर्क रेखा के नीचे हमारा क्या है, प्रायद्वीप भारत है। भाई कर्क रेखा के नीचे जैसे आते हैं तो अगल बगल हमें जलराशि मिल जाती है ना। और कर्क रेखा के ऊपर जो हमारा भारत है वह जमीनी स्तर से देशों से जुड़ा हुआ है। कितने देश से जुड़ा हुआ है भारत, 7 की 8, 7 देशों से, पक्का कंफर्म है आप। चलिए देखते हैं। अब देखो, इस गुजरात से अगर ऊपर जाओगे और यहां पर ये कलकत्ता से और बंगाल से ऊपर जाओगे तो आपको ऊपर जलराशि नहीं दिखेगी, आपको ऊपर क्या दिखेगा, जमीन दिखेगी। और ये जमीन किसकी है, दूसरे देश की जमीन है।
जैसे गुजरात से देखो इधर राजस्थान, ये कौन सा देश है, पाकिस्तान अब हमारे साथ बाउंड्री बना रहा है। आगे चल के देखो 100 किलोमीटर लंबी यहाँ पे अफगानिस्तान भी हमारे साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है। फिर इधर देखो तिब्बत में चीन का कब्जा है, तो चीन भी देखो यहाँ से लद्दाख से लेके और यहाँ तक हमारे साथ बाउंड्री बना रहा है, यानी 3। नेपाल भी देखो हमारे साथ बाउंड्री बना रहा है, यानी चौथा देश। भूटान देखो, भूटान भी हमारे साथ जो है बाउंड्री बना रहा है। फिर और नीचे आओ, देखो बांग्लादेश भी हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय रेखा बना रहा है। और पूर्व की ओर जाओगे तो यहां पर एक देश है क्या, म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। कब अलग हुआ है ये भारत से, 1935 में। और किस अधिनियम के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत से अलग हुआ है क्या, बर्मा। या फिर आप बोल सकते हो 1935 में आजाद हुआ बर्मा। तो टोटल कितने देश हो गए बताइए, टोटल कितने देश हो गए, 7 देश हमारे भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे भारत का राजनीतिक मैप। अब थोड़ा सा हमारे भारत में, थोड़ा सा अपने भारत का एक भौगोलिक मैप देख लीजिए। और भौगोलिक मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इन भौगोलिक मैप में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आखिरकार हमारे भारत की जो स्थिति है, ऊंचावच है, पहाड़ पर्वत है, वो कैसे है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये हमारे भारत का कभी असली मैप बनाते ही नहीं है ये मैप बनाने वाले। ठीक है, ये हमारे भारत का, ये ऐसे करके, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा भारत है। अच्छा, इस पूरे भारत को देखेंगे तो ये वही भारत है जो अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया। लेकिन ये आपको देख रहे हो कि जो हरा हरा दिख रहा है, कुछ चट्टानी रंग का दिख रहा है, फिर यहाँ पे सफेद दिख रहा है, ये भारत का क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, यह भारत का भौगोलिक क्षेत्र दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। अब अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ये जितनी भी ग्रीनरी दिखा रहा है, ये सब जंगल झाड़ और ग्रीनरी है हमारे भारत की। और जहां पर आपको थोड़ा सा चट्टान की तरह लग रहा है तो ये हमारे भारत के पर्वत पठार हैं। और जहां पर आपको व्हाइटिश कलर का दिख रहा है, ये हमारे भारत के ऐसे ऊंचे पर्वत हैं जहां पर बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर बने हुए हैं। तो जरा भारत को ध्यान से देखेंगे, ये हमारे भारत की बाउंड्री है, ये हमारे भारत की बाउंड्री है। मैं बाउंड्री ढंग से बना देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे कि कैसे क्या हमारे भारत की बाउंड्री है ना, इसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं पता चल पा रहा है। ये ऐसे करके फिर नीचे प्रायद्वीप भारत आ गया है हमारा। अब आप ढंग से इसको, अगर आप इसको ढंग से देखोगे, इसको अच्छे से देखोगे, तो आपको नहीं लगता कि ये जो व्हाइट लेयर दिख रही है, ये यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर नेपाल में आ गया है। और नेपाल में आने के बाद ये नामचा पर्वत तक गया और फिर ऐसे इसने चाप का आकार ले लिया है। आपको नहीं लगता यही है हमारे भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि किसके आकार की है, चाप के आकार की है। किसके आकार की है, चाप का मतलब एक सर्कल का एक टुकड़ा है ना। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल का अगर इतना टुकड़ा हम निकाल लें तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना। इसी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो आप जरा देखिए इस भारत के मैप में, हमारा जो प्यारा भारत है, इस मैप में देखिए, यहां से लेकर ये जो सफेदी आपको दिख रही है, ये सफेदी और कुछ नहीं, ये हमारे देश का क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये हमारे देश का क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चाप का आकार का है तो आखिरकार यह चाप के आकार का ही क्यों नहीं है, क्यों है, आखिरकार ये चाप के आकार का ही क्यों है, ये सीधा क्यों नहीं है, ये ऐसे टेढ़ा क्यों नहीं है, ये चाप के आकार का ही क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, यही वो क्षेत्र था भारत का जो तिब्बत के पठार से टकराया था। यही वो हिस्सा है भारत का जो तिब्बत के पठार से टकराया था। और टकराने के कारण जो ऊपरी भूपरपटी है उसमें मोड़ बने और वह मोड़ ऊपर की ओर उठे और नतीजा क्या हुआ, टीथिस सागर की समाप्ति हुई और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। और आगे आज भी भारत इस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। और किस स्पीड से बढ़ता जा रहा है, 5 mm प्रति वर्ष, 5 mm प्रति वर्ष के दर से यह भारत आगे बढ़ता जा रहा है। नतीजा, ये जो तिब्बत के पठार से हमारा भारत टकराया था और यहाँ की जो धरती है, ऊपर की परत
टकराने की वजह से उसमें मोड़ पड़ गए, उसमें वलित पड़ गए और नतीजा मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो गया। यह घटना आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले की है और यही पर्वत हमारे भारत के नवीनतम पर्वत हैं। क्या है? नवीनतम पर्वत, मतलब हाल ही में बने पर्वत। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर भारत का ये हिस्सा टकराया था, ये जो तिब्बत का पठार है, अगर भारत का ये हिस्सा तिब्बत के पठार से टकराया था तो इससे पहले हमारा भारत और पीछे रहा होगा, और ये टकरा तो तभी सकता है जब ये इस पूरे महासागर में बह के आया होगा, है ना। तो आज इसी सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये जो हमारा भारत है और एक लाइन से ये पर्वत श्रृंखला बनी है, तो 12 करोड़ वर्ष पहले ये श्रृंखला नहीं बनी थी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेनाइटिक का बना, मजबूत चट्टान का बना एक तिब्बत का पठार था। और जब उस तिब्बत के पठार से हमारे भारत की भुरभुरी जमीन जब टकरा गई तो ऊपर की परत क्या है? उठ गई। ये कुछ सेम ऐसे ही है। मुझे 2 कॉपी दीजिए, एक ये कॉपी दीजिए। देखिए ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा तिब्बत का पठार है जो कि ग्रेनाइटिक पत्थर से और बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना हुआ है, और ये हमारा भारत है। तो हमारा भारत गोंडवाना धरती से टूटकर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ने लगा, और जब हमारा भारत इस लॉरेशिया के पास, यानी ये जो तिब्बत का पठार है इसके पास आया, तो बीच में एक सागर था जिसका नाम क्या है? टीथिस सागर। और जब ये टीथिस सागर के पास आया तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे सागर की जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस प्रकार से जो टीथिस सागर था, टीथिस सागर का समुद्री मलबा ऊपर की ओर उठा, जिसको हम बोलते हैं भूपर्पटी। और भारत लगातार आगे बढ़ रहा था, और बढ़ने के आगे जैसे बढ़ रहा था तिब्बत के पठार से टकराया, और टकराने के बाद भी यह आगे की तरफ बढ़ रहा था। नतीजा जो ऊपर की भूपर्पटी है वह ऊपर की ओर उठी और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ऊपर की जो पर्पटी है वह उठी तो, लेकिन सिकुड़ती जा रही थी, उसमें मोड़ पड़ रहे थे। इसीलिए हम अपने हिमालय पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं? मोड़दार पर्वत श्रृंखला। कैसी श्रृंखला? मोड़दार पर्वत श्रृंखला, या फिर इसको क्या बोलते हैं? वलित पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अब आपको दिमाग में यह आना चाहिए कि ये जो हमारा भारत है, अगर ये भारत उत्तर पूर्व की दिशा की ओर विस्थापन करके इतने बड़े तिब्बत के पठार से टकराया। अच्छा, तिब्बत के पठार का आकार क्या था? देखो जरा, ये यहां पर तिब्बत का पठार था। तिब्बत के पठार का आकार भी कैसा था? चाप के आकार का। और भारत जैसे ही टकराया तो उसी आकार से हमारी जो भूपर्पटी है वो ऊपर को उठ गई, और इसी आकार में ये पूरी श्रृंखला, जो कि लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है, इसका पूरा निर्माण हो गया। तो देखिए, थोड़ा सा आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि यहां पर तो जाहिर सी बात है कि चाप के आकार का जब ये भारत हमारा टकराया चाप के आकार के तिब्बत के पठार से, तो यहां पर पर्वत श्रृंखला बन गई। लेकिन ये जो पर्वत श्रृंखला यहां बनी है, जो ऐसे चाप के आकार से गई है और यहां नामचा बरुआ से एकदम तीव्र ढाल दक्षिण की ओर ले लिया, ये कैसे बनी? जब भारत आगे की तरफ जा रहा था तो आगे भारत जा रहा था ऐसे, और दूसरी तरफ से किसका प्रेशर आ रहा था? तिब्बत के पठार का। तो ये कैसे बन गई बताएं? चाप के आकार का। जैसे मान लीजिए ये पेन है, और ये पेन में मैं नीचे से बल दूं ऐसे करके, इसको अगर मैं नीचे से बल दूं तो ये ऊपर पोर्शन उठेगा नीचे से बल देने पर, है ना। तो आप कुछ ऐसा ही समझिए कि जब भारत आगे की तरफ जा रहा था तो ये जो पोर्शन है यहां से बल लग रहा था और इधर से बल लग रहा था। नतीजा ये पूरी जो भुरभुरी जमीन है यह चाप के आकार की हो गई, और यहां पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो गया। लेकिन बात यह है कि ये जो नामचा बरुआ है, नामचा बरुआ से एकदम से देखिए ये ऐसे चाप का आकार गया, और चाप का आकार जाने के बाद जो एकदम से ये तीव्र ढाल दक्षिण की ओर ले लिया, ये कैसे हुआ? और यहां पर भी देखो हल्का सा चाप बन रहा है ना, ये देखिए यहां भी हल्का सा चाप बन रहा है। ये कैसे बना? क्योंकि जब हमारा भारत आगे की ओर टकराया तो यहां से प्रेशर मिल रहा था कौन सी प्लेट का? म्यांमार की प्लेट का।
कौन सी प्लेट का? म्यांमार की प्लेट का। देखो भारत ऐसे आगे की तरफ टकराया तो जाहिर सी बात है ये जो हिस्सा है ये भी तो आगे की तरफ टकराएगा, लेकिन आगे क्या था? म्यांमार। तो म्यांमार का प्लेट भी इस तरफ को फोर्स लगा रही थी। नतीजा यहां पर भी हमारी जो धरती है वो सिकुड़ गई, और सिकुड़ने के बाद उठ गई, और इतनी ज्यादा उठ गई कि पूर्वोत्तर के विशाल पर्वत का निर्माण हो गया और एक बाउंड्री बन गई। और एक बाउंड्री बनने के बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला का कुछ इस प्रकार से आकार बन गया। भाई सीधी सी बात है कि अगर किसी भी चीज को दोनों तरफ से प्रेशर देंगे तो उसके आकार में बदलाव तो होगा ही होगा, है ना। तो जब हमारा भारत आगे टकराया तो आगे की तरफ जब जा रहा था तो इसको रोकने वाला कौन था? म्यांमार की प्लेट। नतीजा ये जो बना है चाप के आकार का, यह म्यांमार प्लेट के प्रेशर की वजह से बना है। आया समझ में? अगर आपके एग्जाम में आएगा तो म्यांमार प्लेट जरूर लगाइएगा। फिर देखिए ये चीज यहीं तक नहीं रुकी, ये चीज, ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये ऐसे बन के यहां से समुद्र के नीचे चली गई। समुद्र के नीचे खंड बन गए, समुद्र के नीचे पर्वत पठार बन गए। लेकिन आगे चल के इतना ज्यादा प्रेशर हुआ कि यही पर्वत, यही जो है जो जमीन है वह उठ के थोड़ी सी उभर गई। अब थोड़ी सी उभर गई, समुद्र तल से ऊपर आ गई, और समुद्र तल से ऊपर जब आ गई तो उसमें पेड़ पौधे आ गए और जीवन यापन होने लगा, जीव बन गए। तो उसी को आज हम बोलते हैं क्या? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। पहले अंडमान निकोबार नहीं था। जब हमारा भारत टकराया और टकराने के बाद ये पूरी पर्वत श्रृंखला ऐसे बन गई, और यहां से कुछ इसी श्रृंखला का जो पार्ट है वह समुद्र के नीचे चला गया, और कुछ जो है उठ गया, और जो उठ गया समुद्र तल से बाहर आ गया वही हमारा क्या बन गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना धरती का नहीं बताना है। कौन से है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये वह हिमालय पर्वत का श्रृंखला है, श्रृंखला का पार्ट है जो यहाँ बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा विलीन हो गया है, यानी समुद्र के लेवल से नीचे चला गया है, और कुछ उभर भी गया है। जो उभर गया वही द्वीप समूह बन गया, है ना। जमीन से, ऐसी जमीन जो पानी में डूबी हुई है और पानी से ही डूब के अगर ऊपर निकल आए तो उसका सरफेस दिखने लगेगा, है ना। सरफेस दिखने लगेगा, वहां पे लोग रह सकते हैं, बस वही क्या बन गया? द्वीप बन गया। ठीक है। अब सवाल ये बार बार उठता है कि ये जो इतना निर्माण हुआ है पर्वतों का, जिसको वलित पर्वत बोलते हैं, ये तो टकराने से बना है। क्या बना है? ये भारत की प्लेट और तिब्बत की प्लेट के टकराने से बना है। तो इसका मतलब भारत पहले किसी और दिशा में रहा होगा, भारत पहले किसी और भूखंड से जुड़ा होगा, और भारत अगर किसी और भूखंड से जुड़ा भी रहा होगा तो आखिरकार ऐसा कौन सा बल काम कर रहा था जिसने भारत को तोड़ दिया और भारत को तोड़ने के बाद आगे की ओर बहा के ले गया? इसको बोलते हैं महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत। की एक बड़ा भूखंड टूट के जिस तरफ बढ़ रहा है बहते चला जा रहा है। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी तो गोल है। अगर कोई भूखंड टूटेगा और भ्रंश, बीच में भ्रंश पड़ेगा और आगे कई लाखों साल तक उसके बीच में गैप आएगा, और गैप आने के बाद जब बीच में भ्रंश पड़ेगा तो बीच में क्या हो जाएगा? नए सागर की उत्पत्ति होगी। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भूखंड टकराएगा और टकराने के बाद गोल घूम रहा है तो कहीं ना कहीं टकराएगा भी, है ना। कोई भूखंड टूट रहा है, टूटने के बाद अगर वो अलग हो रहा है और पृथ्वी के अंदर ही है तो सीधी सी बात है, अगर यहां पर अलग हो रहा है तो कहीं ना कहीं टकराएगा, है ना। आए समझ में? और जहां टकरा गया, जहां देखिए ये भूखंड है, ये भूखंड ऐसे टूटा और टूटने के बाद ये दोनों सेपरेट हुए तो बीच में क्या बन गया? जल भर गया, और वही हो गया क्या? एक नया सागर। तो अगर ये कहीं से टूट रहे हैं तो सीधी सी बात है कहीं आगे चल के टकराएंगे भी, और जहां ये भूभाग टकराएंगे किसी दूसरे भूभाग से, वहीं पर मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला बन जाएगी। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लेट एवं प्लेट विवर्तनिकी की। प्लेट एवं प्लेट विवर्तनिकी की। तो सबसे पहले आपको बता दें, बार बार इसमें प्लेट नाम आ रहा है, प्लेट नाम आ रहा है, तो प्लेट खाने वाली प्लेट नहीं जिसमें अपना खाना खाते हैं। प्लेट का मतलब यह धरती जिसमें हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भूपर्पटी जिसके ऊपर पूरा ये विश्व टिका हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? प्लेट। अब जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमारे भारत की भूमि, तो हमारे भारत की भूमि कुछ ऐसे है ना, ये ऐसे करके,
कुछ ऐसे है ना हमारे भारत की भूमि, तो ये हमारे भारत की क्या हो गई, प्लेट हो गई। ये हमारे भारत की क्या हो गई, प्लेट। और हमारे भारत की प्लेट आज जहां पर है, ये प्लेट पहले वहां नहीं थी। तो ये कहां थी, गोंडवाना, यानी उत्तरी ध्रुव में नहीं, दक्षिणी ध्रुव में। देखिए आज हमारा भारत कहां पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ना। तो हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ना होके पहले दक्षिणी गोलार्ध में था, और दक्षिणी गोलार्ध से ये हमारा भारत ऊपर की ओर गया और भूमध्य रेखा को पार किया और तिब्बत के पठार से टकरा गया। तो सवाल ये बनता है बार बार कि आखिरकार ये इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा भूखंड, ऐसा कौन सा बल लग रहा था जो इसको आगे की ओर बढ़ा रहा था। और आज भी इतना ज्यादा बल लग रहा है कि ये भारत 5 mm प्रति वर्ष से आगे बढ़ता जा रहा है। कितना, 5 mm प्रति वर्ष। और यही कारण है कि भारत हर साल 5 mm प्रति वर्ष बढ़ता है। यही कारण है कि आज भी हिमालय पर्वत श्रृंखला ऊंची होती जा रही है। पहले हम माउंट एवरेस्ट को लिखते थे 8,848 मीटर, लेकिन आज लिखते हैं 8,850 मीटर। तो इसका मतलब 2 मीटर की क्या होगी, इतने सालों में बढ़ोतरी हुई है ना। चोटी और बढ़ गई है, 2 मीटर और बढ़ गई है। ये कैसे है, क्योंकि भारत की प्लेट, भारत की भूप्रपटी आज भी आगे की तरफ बढ़ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्लेट एवं विवर्तनिकी के बारे में करते हैं। देखिए क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की मोटाई ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के वृहद भाग को कहते हैं। अभी नहीं समझा होंगे आप, समझ देखिए क्या बोल रहा है। क्रस्ट मतलब जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है और यहाँ पर हम लोग अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। यहीं पर हम लोग अपना स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, इस धरती के ऊपर। इसके बाद क्या है, वायुमंडल है ना। इस पृथ्वी के बाद ऊपर क्या है, वायुमंडल है। आप यहाँ जमीन में खड़े हैं तो ऊपर क्या आपको जमीन दिखती है क्या, नहीं, ऊपर क्या दिखता है, आसमान दिखता है ना। इसका मतलब इस धरती में जो हम खड़े हैं इसके नीचे भी मंडल है, स्थल मंडल। कौन सा मंडल है, स्थल मंडल है। आप देखते हैं ना कि जब आप गड्ढा खोदते हैं तो आपको मिट्टी ही मिट्टी दिखती है, कभी पत्थर भी निकल आते हैं, और ज़्यादा खोदोगे तो सोना चांदी निकल आता है। यानी हमारा जो ये स्थल मंडल है, हमारी जो ये जमीन है, यह नीचे की तरफ क्या है, ठोस है। नीचे की तरफ क्या है, ठोस है, घनत्व ज्यादा है। लेकिन ऊपर की तरफ क्या है, खोखली बोल सकते हैं। हमारी पृथ्वी जहां हम रहते हैं उससे ऊपर क्या है, खोखली है ना। आप बताइए आसमान है तो ऐसा नहीं लगता कि आसमान हमारे सिर पर औंधा जैसे रखा हुआ है, तो खोखला ही है ना, ये चीज है। तो उन्होंने बताया है जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट क्या होता है, ये जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है जिसमें हम जीवन यापन करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, क्रस्ट। लेकिन ये क्रस्ट लगभग कितना होता है, 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की मोटाई। यानी जहां पर हम लोग खड़े हैं, ये जमीन यहां से लगभग 5 किलोमीटर से कितना, 200 किलोमीटर की गहराई तक हमारी क्या मिलती है, भू परपटी मिलती है, भू परपटी मिलती है। और यही भू परपटी जब दूसरे भूखंड से टकराती है तो क्या होती है, उठ जाती है। और उठने के बाद क्या होता है, मोड़ पड़ जाते हैं पृथ्वी पर, और यही मोड़ को हम क्या बोलते हैं, मोड़दार पर्वत। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 200 किलोमीटर के बाद, जैसे मान लीजिए यहां पे हम खड़े हैं और 200 किलोमीटर ड्रिल कर दिया, तो 200 किलोमीटर के बाद नीचे क्या है, 200 किलोमीटर के बाद एस्थेनोस्फीयर है। कौन सा स्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। और वो एस्थेनोस्फीयर ऐसा चैम्बर होता है जहां पर जमीन धंस के नीचे जाती रहती है और नीचे धंसती रहती है, और धंसने के बाद वह जमीन मैग्मा चैम्बर में जाती है। यानी जो जमीन पहले सख्त थी, मैग्मा चैम्बर में जाने के बाद फिर से क्या हो गई, लावा बन गई। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं एक बार फिर से। क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर कितना, 200 किलोमीटर मोटाई तक ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के वृहद भाग को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, है ना। यानी ये भारत की प्लेट है हमारी, हम भारत के ऊपर, ये जमीन के ऊपर ऐसे रह रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, भारत की प्लेट। तो ये भारत की प्लेट कहां तक कहलाएगी, 5 किलोमीटर से नीचे कितना, लगभग 200 किलोमीटर तक। और यही क्या कर रही है, संचरण कर रही है। संचरण का मतलब आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है। पृथ्वी का ऊपर जो ठोस भाग है
जिसमें हमारा जीवन यापन होता है। अब देखो यहां पर जाओगे तो आप पहाड़ भी देखोगे, पठार भी देखोगे, जमीन भी देखोगे, रोड भी देखोगे। यही पृथ्वी का कौन सा भाग होता है, जरा बताइए? प्लेट कहलाता है, जिसको हम भूप्रपटी या अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। यह कई खंडों में विभाजित होता है, जो महाद्वीप, महासागर और क्रस्ट से निर्मित है। आप देखिए कि ये जमीन है, ये जमीन जहां पर ऊपर नीचे हो गई है, अगर ऊपर हो गई है तो पर्वत कहलाई है, और ऊपर होकर अगर समतल हो गई तो पठार कहलाई है। और यही जमीन अगर जहां पर गहराई हो गई है और उसमें जल भराव हो गया है तो वही क्या कहलाती है, महासागर या छोटे छोटे सागर। और उन्हीं सागरों में से जमीन अगर ऊपर उठ गई है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है तो उसे क्या हो गया, द्वीप हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। ये जो हमारी भूप्रपटी है, जो हम नीचे की तरफ खोदते हैं, तो इसमें हमें कौन से तत्व देखने को मिलते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और तो वैसे हमें क्या मिलता है, सियाल। सियाल जब हम नीचे जमीन खोदते हैं तो हमें सबसे जो परत मिलती है उसमें हमें क्या मिलता है, सियाल। सियाल के बाद क्या मिलता है, सीमा, और सीमा के बाद क्या मिलता है, नीफे। अब ये क्या है, सियाल सीमा क्या है, देखो सियाल यानी SI और AL, तो सिलिका और एल्यूमिनियम। जमीन के नीचे जब हम खोदते हैं तो हमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है, और ज्यादा खोदेंगे तो क्या मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम। और ज्यादा खोदेंगे तो हम सीधे पहुंचेंगे कहां पे, क्रोड में, जहां पे हमें क्या मिलेगा, निक्कल और फेरस। निक्कल और फेरस का मतलब क्या होता है, निक्कल और आयरन। हमारा क्रोड किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है ना, और बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा घनत्व है, बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है, जो पृथ्वी के घूर्णन गति में मदद करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। गौरतलब है कि ये प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं पर संचरित होती रहती है। हमारी जो पृथ्वी थी, पहले एक ही भूखंड था जिसका नाम क्या था, पैंजिया, और पहले एक ही सागर था जिसका नाम क्या है, पैंथलासा। लेकिन इतने करोड़ों सालों में जो ऊपर की भूप्रपटी है, नीचे से लगने वाले बल, जो ज्वालामुखी के लावा का बल है, तो उसकी वजह से भ्रंश पड़े, दरार पड़ी, भूखंड टूटे, एक दूसरे से अलग हुए, और जिस दिशा में आज गतिमान है, पहले जो गतिमान थे, आज भी उसी दिशा में ये प्रॉपर गतिमान है। हमारे पृथ्वी का हर एक भूखंड अपनी अपनी दिशा में गतिमान है, वो रुका नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी। अब जैसे हमारा भारत पहले किस में जुड़ा हुआ था, हमारा भारत ये साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से। अब अफ्रीका से हमारा भारत, ये यहाँ से बाउंड्री टूट गई, और टूटने के बाद जब अलग हो गया तो भारत हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ा, और भारत धीरे धीरे आगे बढ़ा, भूमध्य रेखा को पार करते हुए सीधे कहां टकरा गया, तिब्बत के पठार से, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। अब ये जो भारत टूट के आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो इतना मतलब इतना बड़ा भूखंड तैर के आगे बढ़ गया, लेकिन किसके ऊपर तैर रहा था, मैग्मा के ऊपर। किसके ऊपर, मैग्मा। जल के ऊपर ना बता दीजिएगा कि तुमको लगे कि भाई समुद्र है तो समुद्र में तैर के चला गया, कोई नाव नहीं है ये। किसके ऊपर तैर रहा था, मैग्मा। अब मैग्मा क्या है, खौलता हुआ लावा, पृथ्वी की सतह के लगभग 2500 किलोमीटर नीचे। इस पृथ्वी के लगभग 2500 किलोमीटर नीचे बहुत बड़ा खौलता हुआ मैग्मा चैम्बर है, जहां पर 6000 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है। अब हमारी पृथ्वी उसके ऊपर क्या है, तैर रही है। आया समझ में। अब इसी के अध्ययन को क्या बोलेंगे, प्लेट विवर्तनिकी। किसी भी भूखंड के जो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहा है, उसके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, प्लेट विवर्तनिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले कुछ वीडियोस देख लेते हैं। पॉज कर दो इसको, कितना मिनट हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज है 14 अक्टूबर, बज गए हैं सुबह के 5, और हम शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर बिना किसी देरी से। और सभी छात्रों से ये निवेदन है कि वह सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो बेहतरीन तरीके से शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बीते दिन की घटनाएं देखते हैं और अक्टूबर की घटनाएं देखते हैं, जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपदा में कमी क्या बोल रहा है, आपदा में
कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्या बोल रहा है? आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा दिवस न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूरे विश्व भर में बॉयज एंड गर्ल्स जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, यदि वास्तव में आपको सरकारी नौकरी पाना है तो आपको रोजाना सुबह उठते ही अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और एक ऐसा लक्ष्य, रोज का लक्ष्य कि मैं इतने क्वेश्चंस मैथ के करूंगा, इतने क्वेश्चंस रीजनिंग के करूंगा, इतने क्वेश्चंस हिंदी ज्योग्राफी के करूंगा, या ये क्वेश्चंस पढ़ूंगा, या ये टॉपिक पढ़ूंगा, और पूरे दिन में उसकी अपनी ऊर्जा लगा दीजिए उस टारगेट को पूरा करने में। क्लियर है? इस तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में वायुसेना में हाल ही में किस प्रणाली को पहली बार मंजूरी दी गई? भारत में हाल ही में सेना में किस प्रणाली को पहली बार मंजूरी दी गई? वो क्या है? हथियार प्रणाली शाखा को। हथियार प्रणाली शाखा को भारतीय वायुसेना में हाल ही में पहली बार इसको मंजूरी दी गई है। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेंगे? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेंगे? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। कौन? न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ पदभार ग्रहण करेंगे और हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। हमारे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कांडिया। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जे कांडिया। ठीक है, और 50वें नंबर के कौन बनेंगे? न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? वो है कमलप्रीत कौर है। कमलप्रीत कौर है जो कि डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है, इनको डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देश के चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन जगहों के बीच चलेगी? देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन जगहों पर चलेगी? तो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के ऊना से, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के ऊना के बीच चलेगी देश की वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन आपको बता दें ये 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन है और इसका सफल परीक्षण किया गया है, लेकिन हाल ही में अभी इसमें कुछ कमियां आ रही हैं, और जैसे पहिए का जाम हो जाना या फिर कोई तकनीकी खराबी आ जाना, तो ये खराबी खैर चलती रहती है। और बाकी वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छी ट्रेन है, और क्योंकि 180-200 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है तो आप अपने गंतव्य स्थान में बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। आप अपने गंतव्य स्थान में आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टॉपेज इस ट्रेन के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय डिस्कस, अच्छा ये तो हो गया, दिल्ली के चौथी वंदे, ओके ये भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए, शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च किया है? माँ भारती के सपूत। ठीक है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं, यानी रक्षा मंत्रालय, वो मंत्रालय है राजनाथ सिंह के अंडर में, और गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर में है। और राजनाथ सिंह ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है माँ भारती के सपूत। इसमें शहीद सैनिक कल्याण कोष की जितने भी प्रॉब्लम होगी सब इसमें देखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? वो है सेवा विकास सहकारी बैंक। सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द किया है। अब देखिए यहाँ पे आया है नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसी को आरबीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी, और जब यह
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो हमारे देश का एक एकीकरण बैंक हुआ, ऐसा बैंक जो पूरे देश में एक ही मुद्रा को लॉन्च करेगा। ठीक है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसका निर्माण हुआ। और जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान का कोई अपना राष्ट्रीय बैंक नहीं था। तो जब तक उसका अपना खुद का राष्ट्रीय बैंक नहीं बन जाता है तब तक पाकिस्तान की भी मुद्रा का संचालन हमारा भारतीय रिजर्व बैंक करता था। ठीक है, और जब उनका खुद का राष्ट्रीय बैंक बन गया, उनका रिजर्व बैंक बन गया, तो उसके बाद 1949 में, ध्यान दीजिएगा, 1949 में आरबीआई का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1949 में। और आपको बता दें, इसकी जो इसका जो मुख्यालय है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है, मुख्यालय बनाया गया मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और महाराष्ट्र के नासिक शहर में आरबीआई के करेंसी नोट छपने का कारखाना है, वहीं पर करेंसी नोट छपते हैं। अच्छा, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन करेंसी नोट छापने के आदेश देता है, तो वो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। और भारत का यह बैंकों का बैंक है, यानी सभी बैंक इसके अंडर में आते हैं और सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करते हैं। बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, इसके 4 उप मुख्यालय भी हैं, जो कि दिल्ली में है, मुंबई में और चेन्नई और कलकत्ता में इसके मुख्यालय हैं। ठीक है, तो सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस अभी हाल ही में रद्द किया है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 34 देशों की मिस सुपर 34 देशों की मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2022 कंटेस्ट प्रतिभागी सुंदरियों ने किस भारतीय प्रसिद्ध स्मारक पर एक साथ हाल ही में फोटोशूट कराया है? ताजमहल में। ठीक है, देश के मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2022 कंटेस्टर प्रतिभागी सुंदरियों ने भारत के ताजमहल पे एक फोटोशूट कराया है। खैर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ताजमहल। ताजमहल आपको बता दें प्रेम या प्यार की निशानी कहा जाता है ताजमहल। और ताजमहल को आपको बता दें, ताजमहल को बनवाया था मुगल शासक शाहजहां ने। और ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। और आपको बता दें ताजमहल वाकई में एक ऐसी बिल्डिंग है जो जिसको अजूबा कह सकते हैं। जब आप इसके मेन एंट्रेंस में जाएंगे तो बलुआ पत्थर से इसकी इमारतें बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर पहुंचते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर सफ़ेद रंग की इमारत है ताजमहल। और ताजमहल को अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि क्या कारीगरी का इस्तेमाल किया गया है इस ताजमहल में। उस समय आज से लगभग 400-500 साल पहले जो एक इंजीनियरिंग इसमें लगाई गई है और एक कारीगरी की ये जरी का काम किया गया है और आप तराशने का काम किया गया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और आप अगर इसको देखोगे तो आप भी एकदम अचंभे रह जाओगे कि आखिरकार ऐसी इमारत उस समय बनाई तो बनाई कैसे गई होगी। और पूरे का पूरा ज्यामिति का सहारा इसमें लिया गया है। तो ताजमहल की बात करते हैं। ताजमहल संगमरमर पत्थर से बना हुआ है और इसका ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत लगा दी थी और लगभग 22 साल में बनकर ये तैयार हुआ है और 20,000 मजदूरों ने इसमें पूरा काम किया है। ठीक है, ताजमहल में, इसीलिए इसको 8वां अजूबा बोला जाता है विश्व का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 दिवसीय परवजेन इंडिया दिल्ली में कहाँ पर शुरू किया गया है? 3 दिवसीय परवजेन इंडिया दिल्ली में कहाँ शुरू किया गया है? ये प्रगति मैदान पे शुरू किया गया, दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके पे। ठीक है, दिल्ली का जो साइंस म्यूजियम है वो भी प्रगति मैदान पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया? इम्फाल में। कहाँ पे किया गया? इम्फाल में। ठीक है, इसको आगे मैप में पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड में। भारतीय सेना हाल ही में किस राज्य पुलिस के कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी? भारतीय सेना हाल ही में किस राज्य पुलिस के कमांडो को भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी? तो वो असम राज्य की जो पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उसको कमांडो की ट्रेनिंग देगी। ठीक है, कमांडो की ट्रेनिंग देगी हमारी भारतीय सेना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
और ऐसी ट्रेनिंग हर सैनिक को देना चाहिए ताकि विषम परिस्थिति में वह दुश्मन उसे लोहा ले सके। आगे बढ़ते हैं। जब भी देखो इसमें असम का नाम आया है ना, तो ध्यान दीजिएगा। असम, असम की राजधानी दिसपुर है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में बीचों बीच क्या है, माजुली द्वीप बना हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, असम में है। मानस राष्ट्रीय अभयारण्य भी कहाँ पे है, असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। और आपको बता दें, मानस अभयारण्य मानस नदी के किनारे है। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र को नदी को असम में ही मैदानी क्षेत्र मिलता है। असम में बहुत उत्तम क्वालिटी की चाय बनाई जाती है, चाय उगाई जाती है, कॉफ़ी उगाई जाती है। और आपको बता दें, असम में बोडो जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? बोडो जनजाति असम में निवास करती है। बोडो भाषा भी है इन जनजाति की, जो कि हमारे 22 भाषाओं में संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा है, 8वीं अनुसूची में दर्ज है। और असम से मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो इतना चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। कामाख्या मंदिर है असम में, गुवाहाटी में यहाँ पर एक कामाख्या मंदिर है, असम में बहुत फेमस मंदिर है। और देवी माँ का मंदिर है। और आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो कामाख्या मंदिर है, ये टोटल देवी माता को समर्पित है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी T20 बल्लेबाजी में रैंकिंग के शीर्ष पर कौन रहा? मोहम्मद रिजवान। देखिए, हाल ही में आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में जो शीर्ष पे रहे हैं वो है मोहम्मद रिजवान। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जब भी बात होती है, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से अपनी तटीय रेखा बनाता है। और तमिलनाडु जहां बंगाल की खाड़ी में तट बनाता है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। और तमिलनाडु में ही दक्षिण में भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे बोलते हैं कन्याकुमारी। और केप कमोरिन भी उसे बोलते हैं। दक्षिण में ही हमारा सबसे दक्षिण भाग रामेश्वरम है। और तमिलनाडु जो कि भारत का राज्य है, और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जल संधि है, पाक जल संधि बोलते हैं। और वहां पर उभरे हुए छोटे छोटे द्वीपों से जो खाड़ी बनी हुई है उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। तो दो तरीके से प्रश्न बना कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? वो है क्या? हमारा श्रीलंका और भारत। और मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? वो भी श्रीलंका और क्या है? भारत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया? वो क्या है? महाराष्ट्र। वो क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने अपनी आकस्मिक पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है। अब महाराष्ट्र की कभी भी बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र पहले सौराष्ट्र था और गुजरात भी इसमें मिला हुआ था। तो आगे चल के जब देश आज़ाद हुआ तो गुजराती भाषी क्षेत्र अलग किया गया, मराठी भाषी क्षेत्र अलग किया गया। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र बहुत पहले, करोड़ों वर्ष पहले महाराष्ट्र से ही दक्षिण के पठार के बनने की शुरुआत हुई है। और महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा पाया जाता है, जो कि मुंबई टू नासिक और मुंबई टू पुणे जोड़ते हैं। और महाराष्ट्र में ही लोनार झील है, जो कि एक ज्वालामुखी निर्मित और उल्का पिंड निर्मित झील है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए मैप में देखते हैं। सबसे पहले असम की बात हुई थी, तो देखिए ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है असम। ये पीले कलर का क्या है? असम है। और तिब्बत के पठार से जो नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पर दिहांग दर्रे से घुसते हुए और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है, फिर असम के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी से जानी जाती है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह जमुना के नाम से जानी जाती है। और फिर इसमें एक नदी गंगा मिलती है। गंगा की नदी मिलने के बाद ये नदी सीधे किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। और फिर समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। विश्व का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। चलिए, तो असम को एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, असम की राजधानी दिसपुर है। और ये पीला पीला पूरा क्या दिख रहा है? असम है। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। और अगर राज्यों की बात करें तो जरा देखिए,
पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर और अभी मिज़ोरम और त्रिपुरा और मेघालय के साथ अपनी बाउंड्री, टोटल 7 राज्यों के साथ अपनी राज्य की बाउंड्री बनाता है। और मणिपुर इम्फाल, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल के बारे में हमने पढ़ा था ना अभी। आगे बढ़ते हैं। एक और राज्य हमने पढ़ा था महाराष्ट्र। तो भारत का दक्षिण दक्षिण की ओर जो राज्य है महाराष्ट्र, आप देखेंगे ये गुजरात है। गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक हुआ करता था और इसको सौराष्ट्र बोला करते थे। और आपको बता दें, सौराष्ट्र में गुजरात भाषी क्षेत्र अलग किया, मराठी भाषी क्षेत्र अलग किया, और अलग करने के बाद फिर हमारे 2 राज्य अस्तित्व में आए। ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र अरब सागर में अपना तट खोलता है, और जो ये अरब सागर है इसको बोलते हैं कोंकण तट। ये खंभात की खाड़ी से गोवा तक क्या लगता है? कोंकण तट लगता है, और कोंकणी एक भाषा भी है। राज्यों की बात करें तो देखो, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। तो टोटल 6 राज्यों के साथ अपनी अपनी राज्य की बाउंड्री बनाता है। ठीक है। चलिए, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा यहीं पर है, दक्षिण का पठार में बना हुआ है, और मुंबई इसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी, नेशनल कैडेट को, एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया? यूएनईपी ने। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने अभी यूएनईपी के साथ समझौता किया है, हस्ताक्षर किए उसमें। अच्छा, यूएनईपी का मतलब क्या होता है? तो देखिए नीचे इधर, यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मतलब ये ऐसे कुछ प्रोग्राम ऐसे कार्य करेगी जिससे हमारे वातावरण में शुद्धता आएगी, वातावरण कमज़ोर नहीं होगा, मजबूत होगा, और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। इसकी स्थापना हुई है 1972 में। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई है? 1972 में, और केनिया में इसका मुख्यालय है। ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी स्थापना हुई है 1972 में, और केनिया यानी अफ्रीका में, केनिया अफ्रीका में इसका हेडक्वार्टर है। और इंगर एंडरसन वर्तमान समय के इसके अध्यक्ष हैं। इंगर एंडरसन वर्तमान समय के क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। तो इतना चीज़ आपको इस चीज़ के लिए पता होना चाहिए। आगे आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार कर तैर करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है? तो वो कौन है? एल्विस अली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? तो एल्विस अली बने हैं। आगे बात करते हैं। अडानी पोर्ट्स को हाल ही में किस राज्य में 2500 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है? देखो क्या बोल रहा है। अडानी पोर्ट्स को हाल ही में किस राज्य में 25,000 करोड़, 100 करोड़ नहीं, 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है? तो पश्चिम बंगाल। ये पोर्ट कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। चलिए, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो देखो, सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में ही है, और वो प्रसिद्ध हावड़ा का ब्रिज भी पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल 3 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। पश्चिम बंगाल में उत्तम क्वालिटी की चाय का उत्पादन किया जाता है, और पश्चिम बंगाल में डेल्टा में दलदलीय वन पाए जाते हैं। और दलदलीय वन जहाँ पर अच्छे उत्तम क्वालिटी का मैंग्रोव वन उत्पन्न होता है, सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है, और उत्तम क्वालिटी के सागवान यहाँ पे मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हाल ही में एडीबी ने 2022-23 में भारत की जीडीपी के विकास दर कितना प्रतिशत का अनुमान है? 7%। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है, इन्होंने भारत की जो जीडीपी है उसकी वृद्धि दर कितना दर्शाया है? 7% दर्शाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। सरकार ने हाल ही में पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? सरकार ने हाल ही में पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी रतन टाटा को नियुक्त किया है। रतन टाटा देश के बहुत अच्छे नागरिक हैं, अपना पूरा पैसा देश की समृद्धि के लिए दान करते हैं, और हमेशा देश हित की बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए हमने बंगाल को देखा है, पश्चिम बंगाल। तो चलो पश्चिम बंगाल को देख लेते हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल मैप में कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल मैप के पूर्वी क्षेत्र में अगर जाओगे तो आपको यहाँ पर पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, ये हरे रंग का। और पश्चिम बंगाल देखो, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ अपनी राज्य की बाउंड्री बनाता है, और 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। तो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री क्या है? भूटान, नेपाल और
बांग्लादेश। और यह जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बंगाल की खाड़ी में खुलता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को खूब शेयर करो और सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही हम सुबह 5 बजे नए करंट अफेयर्स के साथ मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।